हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हमारी जो आज की क्लास होने वाली है एसएससी एमटीएस की, जो अपकमिंग आपका ये एग्ज़ाम होगा एसीआर में 2026 में, और उसमें जीएस के जो 25 क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस का एक नया सेट है वो मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ। यहाँ पे सारे ही सब्जेक्ट से हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और साइंस सबके मिला मिलू के 25 क्वेश्चंस का एक पूरा सेट हो गया यहाँ पे। जैसे आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चंस आते हैं और ये कम्प्लीटली हिंदी में रहेंगे ताकि आपको ये समझने में भी ईजी रहे। तो चलिए हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। अब एक बार आपने ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, उसके बाद आपने खुद से उसका आंसर बताने की कोशिश करनी है। अगर आपको उसका आंसर आ गया तो ठीक, अगर नहीं आया तो आप फिर एक्सप्लेनेशन सुनना, और अगर आंसर आ गया तब भी आप एक्सप्लेनेशन सुनना, क्योंकि हम उसमें काफ़ी सारे और भी फैक्ट्स कवर करेंगे जो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम आप अपने क्वेश्चन की तरफ एक बार चलते हैं। तो हमारे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि भक्ति परंपरा में उपासना के कौन से दो व्यापक प्रकार बताए गए हैं? वैदिक और अवैदिक, सगुण और निर्गुण, रूढ़िवादी और सुधारवादी, या शैव और वैष्णव? बताइए। भक्ति परंपरा में उपासना के कौन से दो व्यापक प्रकार बताए गए हैं? तो आई होप आप तब अब इसका आंसर समझ गए होंगे। ये बताए गए हैं सगुण और निर्गुण। अच्छा, भक्ति आंदोलन था क्या? ये ना एक ऐसा धार्मिक आंदोलन था जिसमें भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति पर जोर दिया था हिस्ट्री में। इस आंदोलन में लोग मानते थे कि भगवान तक पहुंचने के लिए सच्ची भक्ति बहुत ज़्यादा ही जरूरी है। भक्ति आंदोलन जो था इसको दो रूप में इन्होंने बांटा था, एक तो सगुण और एक निर्गुण, यानी कि सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। अगर हम सगुण भक्ति समझें तो इसका मतलब था ना कि ऐसे भगवान की पूजा करना जिनका कोई रूप होता है, कोई आकार होता है, और या उनमें कोई गुण होते हैं, जैसे कि भगवान राम, भगवान कृष्ण और माता दुर्गा। मतलब मूर्तियाँ किसी विशेष रूप से, किसी विशेष रूप वाले भगवान की पूजा होती थी इसमें। अच्छा, और निर्गुण भक्ति अगर हम देखें ये, तो इसमें क्या होता था कि भगवान को निराकार माना जाता था, मतलब जिसका कोई रूप नहीं है। इसमें लोग मानते थे कि भगवान हर जगह है और उनका कोई भी निश्चित रूप होता ही नहीं है। इस भक्ति में जैसे ब्रह्म, परम सत्य, ईश्वर की अनंत शक्ति, इस तरह की बातें जुड़ी रहती थी। तो अगर हम देखें तो जो सगुण भक्ति के संत थे, इससे जुड़े कौन कौन थे, अगर इसके समर्थक, वो थे मीराबाई जी, तुलसीदास, सूरदास। इन संतों ने राम और कृष्ण जैसे रूप वाले भगवान की भक्ति करी थी। और अगर हम निर्गुण भक्ति के संत देखें तो कबीरदास, गुरु नानक, इन संतों ने कहा कि भगवान को कोई रूप ही नहीं होता है। तो मोटा मोटा अगर हम दोनों में अंतर समझें, एक तरफ सगुण और एक तरफ निर्गुण, तो हमारा पहला अंतर है कि ये भगवान का रूप माना जाता था, इसमें भगवान को निराकार मानते थे। दूसरा अगर हम देखें कि इसमें मूर्ति पूजा होती थी, इस पर मूर्ति पूजा पे बिल्कुल भी जोर नहीं देते थे। तीसरा अगर हम समझे कि राम कृष्ण इनकी भक्ति पे ज़्यादा जोर होता था, और ब्रह्मा जो है वो ईश्वर जो है वो एक है ये मान के चलते थे, कोई उसका रूप नहीं है। और चौथा ये है कि इसमें भावनात्मक और व्यक्तिगत पूजा पाठ पे ज़्यादा जोर था, जबकि यहाँ पर आध्यात्मिक और विचार आधारित पूजाएं होती थी। तो ये इन दोनों में मोटा मोटा हमारा अंतर है। बाकी अगर हम अपने बाकी ऑप्शंस देखें तो वैदिक और अवैदिक, इसका मतलब होता है ना, वैदिक परंपरा वो होती थी जो वेदों पर आधारित होती थी, जैसे यज्ञ, अनुष्ठान, बलिदान, ऐसी बातें इसमें शामिल होती थी। गैर मतलब ये गैर अवैदिक या फिर अवैदिक का मतलब है कि वेदों से अलग परंपराएं जो होती थी, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये इसमें आते थे। अगर हम रूढ़िवादी और सुधारवादी का मतलब देखें तो रूढ़िवादी होते थे जो पुराने नियमों और परंपराओं को वैसा का वैसा ही मानते थे, और सुधारवादी होते थे जो धर्म और समाज में सुधार लाने की कोशिश करना चाहते थे। और भक्ति आंदोलन ना कुछ सुधारवादी विचार भी थे, जैसे कि जाति भेद का विरोध करना, सबको समान मानना। अगर हम शैव और वैष्णव समझें तो शैव का मतलब था कि भगवान शिव को सबसे बड़ा मानने वाले लोग, और वैष्णव का मतलब था भगवान विष्णु, राम या कृष्ण कह लो, इन सबको बड़ा मानने वाले लोग। ये दोनों हिंदू धर्म की अलग अलग परंपराएं हैं, ये शैव और वैष्णव। तो हमारे इस क्वेश्चन में जिसमें पूछा था कि भक्ति परंपरा में उपासना के दो व्यापक कौन है, तो ये है सगुण और निर्गुण, और हमारा ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपको इतनी सी बात समझ में आई होगी। हमारा दूसरा क्वेश्चन हमसे यहाँ पे कह रहा है कि सूची एक में दी गई वस्तुओं को सूची दो में वस्तुओं से मिल है। अच्छा, ये आपकी अलग अलग जो क्रांतियाँ हुई थी ना वो दी गई हैं, और किस चीज़ से कौन सी क्रांति रिलेटेड थी बताना है। तो बताओ एक बार आप। तो अगर हम देखें तो भारत में ना खेती, पशुपालन और उत्पादन, इन चीज़ों को बढ़ाने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में कई बार क्रांतियाँ चली थी, और हर क्रांति का संबंध किसी न किसी खास चीज़ के प्रोडक्शन से ही होता था। सबसे पहले अगर नीली क्रांति को समझें, ब्लू रिवॉल्यूशन, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था मछली उत्पादन और मत्स्य पालन से संबंध, ये वाला।
मतलब इसका मेन मोटिव था ना कि जो मछलियाँ हैं उनका प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके, लोगों को अच्छा अच्छा भोजन उपलब्ध कराना, क्योंकि मछलियाँ टेस्टी होती हैं, और मछुआरों और मत्स्य पालन से जुड़े लोगों की कमाई को बढ़ाना। सरल भाषा में ना कि जितनी ज़्यादा मछलियाँ पैदा होंगी उतना ही ज़्यादा लोगों को रोज़गार और खाना मिलेगा। अगर हम अपने ऑप्शन देखें तो हमारा एक ही ऑप्शन ऐसे, इसमें एक फर्स्ट का आंसर सी है, तो हमारा बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हुआ। बाकी हमें देखने की जरूरत भी नहीं है, ए बी और ए सी और डी, बी इसका सही आंसर हुआ। अब अगर हम पीली क्रांति देखें, येलो रिवॉल्यूशन, ये इसका येलो रिवॉल्यूशन जो था इसका डायरेक्ट कनेक्शन था ऑयल सीड्स से, यानी कि तिलहन से, जिसे हिंदी में तिलहन कहते हैं हम। तो जैसे सरसों, सूरजमुखी, मूंगफली, ये सब चीज़ें, इसका मेन मोटिव था कि खाद्य तेलों के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। जो भी खाने पीने के तेल होते हैं उनके मामले में, मतलब बाहर के देशों से तेल कम खरीदना पड़ा, भारत के पास सफिशिएंट तेल पैदा हो, मतलब खाने का। हालांकि अभी समय ऐसा चल रहा है कि तेल की सबसे ज़्यादा शॉर्टेज है हर तरह की। अगर हम गोल क्रांति देखें, राउंड रिवॉल्यूशन, तो इसका संबंध था आलू के उत्पादन से, पोटैटो से। ये इसका मेन मोटिव था ना कि आलू की खेती को बढ़ाए और किसानों की इससे इनकम भी बढ़े। आलू क्या है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट फसल होती है, खाने वाली फसल, और इसका कई उद्योगों में, कई मतलब व्यापारों में भी काम आता है। अगर हम सुनहरी क्रांति को समझिए, यानी कि गोल्डन रिवॉल्यूशन, तो इसका मतलब डायरेक्ट संबंध था हॉर्टिकल्चर से, जिसे हम हिंदी में बागवानी कहते हैं, कुल बागवानी। तो इसमें शामिल होती है फल, सब्जियां, फूल, मसाले, खुशबूदार जो पौधे होते हैं। इस क्रांति का मेन मोटिव था कि बागवानी क्षेत्र को ना तेज़ी से मतलब डेवलप कर सकें। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक सारी बातें समझ आ गई। नीली क्रांति हमारी मछली से रिलेटेड, पीली क्रांति हमारी तिलहन से, गोल क्रांति आलू, और सुनहरी क्रांति कुल बागवानी से। तो चलिए हम अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं एक बार। आई होप आप लोगों को सारी बातें समझ आई होंगी। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है? बताइए, अगस्त क्रांति कौन सी है? तो इसका हमारा यहाँ पे सही आंसर है ना, अगस्त क्रांति हम भारत छोड़ो आंदोलन को कहते हैं असल में। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है, जो 1942 में शुरू हुआ था, ये इस आंदोलन का मेन मोटिव था कि अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाए। महात्मा गांधी ने लोगों से कहा था ना कि अब अंग्रेजी शासन खत्म होना चाहिए और भारत को पूरी की पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए। तो अगर हम देखें ये आंदोलन, ये 1942 में 8 अगस्त 1942 से शुरू हुआ था। इसमें अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक हुई थी इस 8 अगस्त 1942 को। इसी बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का फैसला इन्होंने पहली बार लिया था। अच्छा, इसमें गांधी जी का फेमस नारा भी है, जो गांधी जी ने मुंबई के जो गोवालिया टैंक मैदान में भाषण में कहा था, करो या मरो, मतलब कि या तो भारत को आज़ाद कराओ या फिर इस कोशिश में अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो। आज इस मैदान को ही हम अगस्त क्रांति मैदान कहते हैं। अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन को ना अगस्त आंदोलन, अगस्त क्रांति, इन नामों से भी कभी कभी हम बोल देते हैं, क्योंकि ये अगस्त के महीने में स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, अगर हम देखें, अरुणा आसफ अली, ये तो इनको स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी कहते हैं। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान में भारतीय झंडा फहराया था, इसलिए उनका नाम इस आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। अच्छा, अगर हम देखें कि भारत छोड़ो का नारा जो है, ये यूसुफ मेहर अली ने दिया था। यहाँ पे उनका नाम दिया, हाँ, भारत छोड़ो का जो आंदोलन था, नारा था जो ये वाला, वे समाजवादी नेता थे, बाद में ना मुंबई के मेयर भी बन गए थे। अगर हम देखें तो 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने ना एक प्रस्ताव पास किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अंग्रेज जो है वो मतलब इमीडिएटली भारत को छोड़ें, ये मतलब कि ब्रिटिश शासन तुरंत ही खत्म होना चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा था कि भारत खुद अपना शासन चलाए, यानी कि अंग्रेजों के जाने के बाद से भारत में अपनी खुद की सरकार बने। उन्होंने कहा था कि साम्राज्यवाद और फांसीवाद का विरोध हो, यानी कि भारत के जो हर प्रकार के अन्याय और विदेशी दबाव है उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, और सविनय अवज्ञा आंदोलन की अनुमति दे दी थी। ये क्या था कि मतलब अगर अंग्रेज नहीं माने तो जनता शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करेगी, मतलब वायलेंस क्रिएट नहीं करेगी, लेकिन उसका विरोध जरूर करेगी। इस आंदोलन ने ना पूरे देश में आज़ादी की भावना को बहुत ही ज़्यादा मजबूत कर दिया था। लाखों लोग इसमें शामिल होने लग गए थे। हालांकि अंग्रेजों ने कई नेताओं को जेल में डाल दिया था, लेकिन इससे जनता का जोश फिर भी बिल्कुल कम नहीं हुआ था। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हमारा है भारत छोड़ो आंदोलन था, जिसको हम अगस्त क्रांति कहते हैं। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक और बढ़ते हैं। केरल को तमिलनाडु से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण दर्रा है, बताइए कौन सा है? केरल को तमिलनाडु से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण दर्रा, तो इसका हमारा सही आंसर है ना पालाघाट दर्रा। ये देखिए, पालाघाट दर्रा ना पश्चिम घाट की पहाड़ियों के पीछे एक प्राकृतिक रास्ता है, या फिर दर्रा जिसे हम कहते हैं। ये दर्रा केरल और तमिलनाडु को आपस में जोड़ता है। इस रास्ते की मदद से ना दोनों राज्यों के बीच में आना जाना और व्यापार जो है वो पॉसिबल है। अगर हम देखें तो ये जो पालाघाट है ये तमिलनाडु के कोयम्बटूर और केरल के पल्लकड़ के बीच में है। यहाँ पर क्या बताया ये, हाँ, कोयम्बटूर और पल्लकड़ के बीच में है।
अच्छा, ये दर्रा ना उत्तर में नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं इसमें और दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ियाँ हैं, तो इनके बीच में है। यानी दो बड़ी पर्वत श्रेणियाँ जो हैं उनके बीच का जो खाली रास्ता जैसा भाग है उसी को हम पालाघाट दर्रा कहते हैं। अच्छा, पालाघाट दर्रा ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये केरल और तमिलनाडु के बीच एक तो मुख्य यातायात मार्ग है, यहाँ से सड़क और रेलवे लाइन भी गुजरती हैं और व्यापार और लोगों की आवाजाही इसी से बहुत आसान हो रखी है वहाँ के लिए, और समुद्री हवा भी इसी रास्ते से अंदर की ओर आ सकती है। तो देखिए आप इसकी मतलब पालाघाट दर्रा जो वहाँ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उसकी। बाकी अगर हम देखें हमारे और क्या क्या थे, एक तो थालाघाट था। अगर हम थालाघाट देखें तो ये महाराष्ट्र में और ये मुंबई को नासिक से जोड़ता है। अभी हम उनको मैप से भी समझेंगे। और जो भोर घाट है हमारा, ये भी पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र के लोनावला क्षेत्र में है। ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है। एक बार हम इसको एक मैप के एग्जाम्पल हेल्प से अगर थोड़ा सा समझें तो ये देखिए, यहाँ पे जो आपकी ये रेड रेड लाइन है ना, ये हमारा पश्चिमी घाट बता रहा है। ये रेड लाइन ऊपर की साइड पे ये थाल घाट है, बीच में भोर घाट है और यहाँ साइड पे ये पाला घाट बना हुआ है। पालाघाट दर्रा दक्षिण का मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राकृतिक रास्ता है। तो आई होप आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई होंगी। इस क्वेश्चन का हमारा जो सही आंसर है वो है पालाघाट, क्योंकि वो केरल को तमिलनाडु से जोड़ने वाला इंपॉर्टेंट दर्रा है। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किसने मीटी में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्य करते हुए UIDAI के CEO का पदभार ग्रहण किया है? बताइए। जो मीटी में अतिरिक्त सचिव के रूप में काम कर रहे हैं UIDAI के भी CEO बन गए, बताइए कौन है वो? करंट अफेयर का क्वेश्चन है सही है। इसका सही आंसर हमारा है, ये है हमारे भुवनेश कुमार। अब ये है कौन? तो भुवनेश कुमार जो है ये एक IAS ऑफिसर है, वो भी 1995 बैच के, उत्तर प्रदेश कैडर के, यूपी कैडर के। उन्हें ही UIDAI का भी प्रेजेंटली CEO बना रखा है। अगर हम देखें तो ये जो MIIT है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ये इसमें अतिरिक्त सचिव के पद पर काम कर रहे हैं। वे डिजिटल और तकनीकी कामों से जुड़े बड़े बड़े फैसलों में वैसे ही अपनी ऑलरेडी भूमिका निभा रहे हैं। भुवनेश कुमार को ना प्रशासन में रहते रहते अच्छे काम करने के लिए कई बार मतलब प्रेज भी किया है। क्यों? जैसे उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में एक तो काम किया है। उत्तर प्रदेश के पशुपालन विभाग में भी ये प्रधान सचिव रहे हैं। और जैसे वित्त, MSME, खेल और तकनीकी शिक्षा जैसे कई क्षेत्रों में इन्होंने काम किया है। इससे ये चीज़ दिख जाती है कि मतलब इनका जो प्रशासन करने का तरीका है वो काफ़ी ज़्यादा अनुभवी है। मतलब ऐसे नेम नहीं है, ये नोब नहीं है, मतलब अगर हम देखें। अच्छा, हम देखें UIDAI क्या होता है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। ये ना, ये भारत के लोगों को 12 अंकों का आधार नंबर बना के देती है, यही है वो। ये 2016 में बना था UIDAI, आधार अधिनियम 2016 के तहत। इसका मेन मोटिव था कि भारत के हर निवासी को ना एक डिजिटल पहचान मिल सके, यानी आधार कार्ड के जरिए लोगों की पहचान को आसान बनाना। अब यहीं पे हमारा जो MIIT है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो ये हमारा है, एक तो ये डिजिटल इंडिया प्रोग्राम संभालता है, UIDAI की देखरेख करता है और देश में डिजिटल तकनीकों से जुड़े कामों को आगे की ओर लेके चलता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हमारा भुवनेश कुमार। चलिए हम अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को इतनी जो भी पढ़ाया जा रहा है सब समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप जहाँ पे भी आपको डाउट आता है कमेंट में पूछ लीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरिहर प्रथम किस वंश का शासक था? संगम, सलुवा, तुलुवा या अरुविदु? ये हमारा हिस्ट्री का क्वेश्चन है। हरिहर प्रथम किस वंश का शासक था? तो इसका जो हमारा सही आंसर है, ये हमारे संगम वंश के शासक थे। संगम वंश जो था ना, ये विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश था, सबसे पहला। ये दक्षिण भारत का एक बहुत ही शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य था। अगर हम देखें तो हरिहर प्रथम जो थे, इन्हें हक्का और वीरा हरिहर प्रथम ये भी कहा जाता है। यहाँ पे कहीं बताया इनके बारे में, ये हक्का और वीरा हरिहर प्रथम ये भी कहते हैं। उन्होंने अपने भाई बुक्का की मदद से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी। बाद में हरिहर प्रथम ने ना तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर शहर को बसाया था और बाद में यही विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी बन गई थी। अगर हम देखें संगम वंश, तो हरिहर प्रथम और उनके जो उत्तराधिकारी थे, उनके बाद जितने भी आए थे उनके प्रेडिशर्स, तो उन्होंने संगम वंश की शुरुआत करी मिलकर। तो ये विजयनगर साम्राज्य का पहला एक तो राजवंश था, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। अब हरिहर प्रथम ने एक मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था भी बनाई थी अपने टाइम पे। उनकी बनाई हुई शासन प्रणाली इतनी अच्छी थी कि विजयनगर साम्राज्य के अंतिम मतलब लास्ट समय तक भी यही प्रथा चलती थी वहाँ। अगर हम देखें तो हरिहर ने खेती को बढ़ावा दिया था अपने टाइम पे, किसानों की मदद करी थी और कई सारे किलों की सुरक्षा को मजबूत कराई थी। इसी से तो साम्राज्य मजबूत बनता है। बाकी अगर हम यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट दे हुए बाकी राजवंश अगर हम देखें तो सलुवा के एक इंपॉर्टेंट शासक थे सलुवा नरसिम्हा। अगर तुलु की देखें तो कृष्णदेव राय यहाँ के इंपॉर्टेंट शासक थे। अगर अरिविदु के देखें तो तिरुमाला यहाँ के इंपॉर्टेंट शासक थे। तो ये सब भी मतलब सारे विजयनगर साम्राज्य में बाद में आए हुए राजवंश हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है संगम।
चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्रीष्म ऋतु के दौरान पश्चिम बंगाल क्षेत्र में गरज के साथ होने वाली भारी वर्षा की घटना क्या कहलाती है? बताइए। ग्रीष्म ऋतु के दौरान पश्चिम बंगाल क्षेत्र में गरज के साथ होने वाली भारी वर्षा की घटना क्या कहलाती है? तो ये हमारी कहलाती है ना, इसको हम वहाँ काल बैसाखी कहते हैं। अच्छा, जब गर्मियाँ ख़त्म होती हैं, मतलब गर्मियों के समय पे ना पश्चिम बंगाल और आसपास के क्षेत्रों में जो अचानक से तेज़ गरज और चमक होने लगती है और भारी भारी बारिश होती है, उसी को हम काल बैसाखी कहते हैं। ये एक प्रकार का तेज़ तूफानी मौसम होता है। अगर हम काल बैसाखी का मतलब समझे तो ये दो बंगाली शब्दों से बना है। यहाँ पे काल का मतलब होता है समय और बैसाख का मतलब होता है मतलब बैसाखी का मतलब होता है बैसाख महीना, मतलब कि बंगाली कैलेंडर जो होता है उसका पहला महीना, इसलिए हम बैसाख महीने का तूफान कहते हैं इसे। अब काल बैसाखी के दौरान होता क्या कि तेज तेज हवाएं चल रही होती हैं, बिजली कड़क रही होती है, भारी भारी बारिश हो रही होती है, कई बार ओले भी गिरते हैं। इससे क्या होता है, फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। वहाँ पेड़ गिरने लगते हैं, मतलब पेड़ ओलों की वजह से गिरने लग जाते हैं हवा की वजह से। अब बिजली के खंभे टूटते रहते हैं और घरों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचते हैं। आमतौर पर होता क्या है ना कि अप्रैल से जून के बीच में होते हैं। अगर इसका हम एग्जैक्ट टाइम पीरियड देखें तो अप्रैल से जून के बीच में होती है, यानी मानसून आने से पहले और गर्मियों मतलब गर्मियों के टाइम पे। अच्छा, अब ये होता क्यों, अगर हम देखें तो जो बंगाल की खाड़ी है ना, वहाँ से आने वाली जो गर्म और नम हवा होती है, जब वो ऊपर से हिमालय की तरफ से आने वाली ठंडी हवाओं से टकराती है, तब तेज़ तूफान और बारिश होने लगती है और काल बैसाखी के रूप में चली जाती हैं वो। अच्छा, अब यहाँ पे लू लिखा हुआ है। अगर हम लू को समझें तो ये मतलब नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में गर्मियों में चलने वाली बहुत ही गर्म और सूखी हवा को हम लू कहते हैं। इससे तो आप बहुत ज़्यादा मतलब परिचित होंगे ये क्या होता है। लू लगने से शरीर में पानी की कमी होती है, कमजोरी आती है, हीट स्ट्रोक आता है, ये सब चीज़ें होती हैं। मानसून, अगर हम देखें मानसून का निवर्तन, तो जब दक्षिण पश्चिम मानसून वापस लौटता है ना, तो उसको हम मानसून का निवर्तन कहते हैं। आमतौर पर ये सितंबर से शुरू होता है और अक्टूबर तक खत्म हो जाता है ये। अगर हम देखें आम्र वर्षा, तो अप्रैल और मई में दक्षिण भारत में होने वाली बारिश को हम आम्र वर्षा कहते हैं। इंग्लिश में होता है मैंगो शावर्स। ये नाम इसलिए पड़ता है ना इसका, क्योंकि इस बारिश से आम के पेड़ों पर फूल और फल जल्दी जल्दी आने लग जाते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का अगर हम सही आंसर समझें, पश्चिम बंगाल में जो भारी वर्षा होती है ग्रीष्म ऋतु के दौरान, उसको हम काल बैसाखी कहते हैं। चलिए, अच्छा, ये सारी इसकी एक्सप्लेनेशन लिखिए। अगर आप रोक के पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बाकी वो आपको समझ सारी आ गई होगी जितना मैंने भी समझाया है। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को जोड़ने से संबंधित है? जो हमारे 11वें होते हैं ना, क्या कहते हैं, मूल कर्तव्य, पहले 10 हुआ करते थे, बाद में एक और जोड़ के उसे 11वां बनाया। तो ये जो एक है, ये कौन से संविधान संशोधन से जुड़ा था? अभी हम ये 11 के 11 समझेंगे, लेकिन आप बताइए कि ये किससे जुड़ा था। तो ये हमारा जुड़ा था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम से। 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था। जो हमारे मूल कर्तव्य होते हैं ना, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये वो होते हैं कि मतलब देश के हर नागरिक की जो कुछ जिम्मेदारियां हैं, जैसे कि संविधान का सम्मान करें लोग, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें, देश की एकता बनाए रखें। ये बातें हमें बताती हैं कि एक अच्छे नागरिक के रूप में हमें क्या क्या करना चाहिए हमारे देश में। अगर हम देखें तो 1976 में ना, 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में पहली बार 10 मूल कर्तव्य जुड़े गए थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो इस समय का 42वां संविधान संशोधन था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इससे 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे जो थे। अच्छा, 11वां जो था वो 2002 में 86 में 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम से जोड़ा गया था। ये एक और मूल कर्तव्य था और टोटल मिला के ये 11 हो गए थे। अगर हम देखें तो जो स्वर्ण सिंह समिति थी, चलिए यहाँ पे दोबारा बताता हूँ, जो हमारी स्वर्ण सिंह समिति थी 1976 में, उन्होंने मूल कर्तव्य को जोड़ने का सुझाव दिया था। उस समय देश में कई सारी आंतरिक समस्याएं चल रही थी, इसलिए नागरिकों को उनके कर्तव्यों की याद दिलाना बहुत ही जरूरी समझा जा रहा था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये किसकी वजह से आया था, तो स्वर्ण सिंह समिति थी ये। अच्छा, मूल कर्तव्य जो हमारे ना, वो भाग 4A के अनुच्छेद 51(1) में लिखे हुए हैं, 51A में। ये आपको पता होना चाहिए कहाँ पे मेंशन है। भाग 4A के अनुच्छेद 51A में यहाँ पे मूल कर्तव्य जो होते हैं हम लोगों को सिखाते हैं कि हमें देश के प्रति जिम्मेदार रहना चाहिए। जो हमारा अनुशासन है और देशभक्ति, ये हमें होनी चाहिए। समाज विरोधी कामों से, मतलब जो तोड़ फोड़ करने वाले हैं, सब चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। ये देश में ना एकता और अच्छे नागरिक बनने की भावना को बढ़ाते हैं। तो अगर हम एक एक करके अब अपने इन मतलब मूल कर्तव्यों को समझें, वो है क्या। अभी मैं पहले आपको 11 के 11 बताऊंगा, बाद में आपको ट्रिक की हेल्प से समझा दूंगा कि आप इनके याद कैसे करें। तो अभी पहले आप 11 के 11 का मीनिंग समझ लीजिए एक बार। पहला जो हमारा मूल कर्तव्य है, पहला, ये अगर हम इसे ए कहें, ABCD करके पढ़ेंगे हम, तो ये है संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना।
इसका मतलब है कि हमें भारत के संविधान, तिरंगे और राष्ट्रगान का आदर करना चाहिए। आसान या सिंपल भाषा में समझिए तो जब राष्ट्रगान बजे तो सम्मान में खड़े होना और तिरंगे का अपमान कभी ना करना है, ये हमें बताता है। दूसरा अगर हम समझें, हमारा बी, हम उसे बी कहेंगे यहाँ पे जो लिखा है, स्वतंत्रता सेनानियों के आदर्शों का अपनाना, यानी कि आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले नेताओं ने देशभक्ति, त्याग और ईमानदारी की सीख दी थी हमें उन बातों को याद रखना चाहिए और अपनाना चाहिए। सिंपल भाषा में गांधी जी, भगत सिंह जैसे महान लोगों से हमें अच्छी अच्छी बातें उनकी याद रखनी चाहिए। हमारा तीसरा जो है सी, तो भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना, यानी कि हमें देश को एकजुट रखना चाहिए और ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिससे देश टूटे या लोगों में लड़ाई हो। सिंपल भाषा में धर्म, भाषा या जाति के नाम पर कभी भी झगड़ना नहीं चाहिए। चौथा अगर हम देखें डी, ये सारे हमारे मूल कर्तव्य हैं जो हमें सिखाते हैं पालन करना, मतलब पालन करना चाहिए। ये नहीं कि करने ही करने हैं, लेकिन ये हमारे अंदर से आना चाहिए, इसलिए हमें लिख के सिखाए गए हैं। चौथा हमारा है देश की रक्षा करना, यानी कि ज़रूरत पड़ने पर देश की सेवा करना हर नागरिक का कर्तव्य है। सिंपल शब्दों में अगर हम कहें तो देश पर संकट आए तो उसकी मदद करना और सेना का सम्मान करना, जो हमारी आर्मी है। पांचवा हमारा ई, अगर हम उसे कहें, ये वाला है आपका पांचवा, तो सभी लोगों में भाईचारा और महिलाओं का मतलब सम्मान करना। सभी धर्म, भाषा और वर्ग के लोगों के साथ प्यार और सम्मान से रहना चाहिए। महिलाओं को अपमान करने वाली आदतों को छोड़ना चाहिए। सिंपल शब्दों में सबको बराबर समझना, लड़कियों इनकी इज्जत करना। अगर हमारा हम छठा देखें, मतलब एफ, तो हमारी संस्कृति और परंपराओं की रक्षा करना। भारत की पुरानी संस्कृति, कला और परंपरा, इन चीज़ों का संबंध है उसे बचा कर रखना आगे के लिए भी, जैसे त्योहारों, नृत्य, संगीत और भारतीय संस्कृति का पूरी तरह से हमें सम्मान करना चाहिए। अगला अगर हम देखें, कितने हो गए हमारे, सातवां जी, पर्यावरण और जानवरों की रक्षा करना, यानी कि पेड़ पौधे, नदियाँ, जंगल और जानवरों, इनकी प्रोटेक्शन करना। पेड़ लगाना, पानी साफ रखना, जानवरों को नुकसान बिल्कुल भी ना पहुँचाना, ये सब चीज़ें। अगर हम ना आठवां देखें एच, तो वैज्ञानिक सोच और सीखने की भावना रखना। हमें अंधविश्वास से दूर रहकर समझदारी और विज्ञान के अनुसार सोचना चाहिए। सिंपल शब्दों में कि किसी बात को बिना सोचे मानने की बजाय पहले उसका कारण समझना चाहिए। अगर हम नाइन्थ देखें आई, सरकारी संपत्ति की रक्षा करना, यानी कि सरकार चीज़ों को नुकसान नहीं पहुंचाना, सरकारी चीज़ों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाना और हिंसा से दूर रहना पूरी तरह से। जैसे बस होती है, ट्रेन होती हैं, स्कूल्स होते हैं हमारे, उनकी दीवारों को या बेंचों को बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना। अगर हम अपना 10वां देखें, कहाँ पे लिखूँ ये, एक सेकेंड, 10वां हमारा जे, अगर मुझे कहूँ तो ये है हर काम में बेहतर बनने की कोशिश करना। हमें हमेशा ही मेहनत करके अच्छा काम करना चाहिए ताकि देश आगे की ओर बढ़े। जैसे एजुकेशन है, स्पोर्ट्स या किसी भी क्षेत्र में अपना बेस्ट देना। अब हमारा जो लास्ट है, ये 11वां, जो 86 में संविधान संशोधन से 2002 में जोड़ा गया था, ये ताकि बच्चों को शिक्षा दिलाना, यानी कि 6 से 14 साल के बच्चे, इसको हम कहेंगे के। अभी आप समझेंगे ए से के तक मैं क्यों कह रहा हूँ। तो 6 से 14 साल के बच्चों को मतलब पढ़ाई का मौका देना और माता पिता का बहुत ही इंपॉर्टेंट कर्तव्य है। आसान भाषा में इसको अगर मैं समझाऊँ आपको, तो हर बच्चे को 6 से 14 साल के बीच में जो भी हैं उनको कंपलसरी स्कूल भेजा जाना चाहिए, मतलब उनकी शिक्षा हमें छीन नहीं लेनी है। तो ये आपके जो थे 11 मूल कर्तव्य जो हमें फॉलो करने चाहिए। अच्छा, अगर मैं इनको याद कैसे करें, जैसे मैंने पहले ए लिखा, तो ए से आप समझो एंथम, जो हमारा नेशनल एंथम का एंथम होता है ना, एंथम, एंथम राष्ट्रगान। राष्ट्रगान का आपका ये लिखा हुआ है, चलिए आपको एक स्टेप पीछे लेके चलता हूँ, ठीक है। बी अगर आप समझो, तो बी से आपने याद रखना है बापू। बापू यानी महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी क्या थे, स्वतंत्रता संग्रामी थे ना। सी से आप रखना है कंप्लीट यूनिटी, यानी कि एकता और अखंडता, ये तो हमें सिखाता है कंप्लीट यूनिटी। डी से यानी चौथा, डी से आप रखना है डिफेंस, यानी कि रक्षा, रक्षा मंत्रालय होता है ना डिफेंस, तो रक्षा। ई से हमारा होता है इक्वालिटी, यानी कि समानता, लोगों को भी समानता होनी चाहिए, ये देखिए समानता इधर लिखा हुआ है ये। एफ अगर हम देखें तो एफ से हमारा होता है फैंसी कल्चर, कल्चर यानी कि हमारा संस्कृति, तो ये संस्कृति से जुड़ा हुआ है। जी अगर हम देखें तो ग्रीनरी, ग्रीन नेचर, पर्यावरण जो होता है हमारा, तो जी से हमारा ग्रीनरी, पर्यावरण। एच अगर हम देखें हमारा आठवां, एच से हमारा होता है ह्यूमैनिटी, मानवता जिसे हम कहते हैं। आप इनको इंग्लिश में याद करेंगे ना ट्रिक से, तो आपको याद हो जाएंगे, बाकी आपको हिंदी में समझ आ जाएंगे। आप इनको जैसे एग्जाम में अगर आपसे पूछ भी लिया तो आप वहाँ से लैंग्वेज कन्वर्ट करके उसे इंग्लिश में देख लेना क्या कहते हैं, तो आप समझ जाओगे। आई जो हमारा 9th है, आई से हमारा है इंडियन प्रॉपर्टी, यानी कि सार्वजनिक संपत्ति जो होती है हम लोगों की, ये। अगर जे देखें तो जे का मतलब है जॉइंट एक्टिविटी, सामूहिक गतिविधि जिसे हम कहते हैं, ये रहा। अगर हम लास्ट हमारा देखें के से होता है हमारा किड्स एजुकेशन, बाल शिक्षा, तो हमारे बच्चों की शिक्षा से जुड़ा हुआ है ना लास्ट वाला, ये बच्चों की शिक्षा। तो इस तरह से आप 11 मूल कर्तव्यों को ए से लेके
के तक की ट्रिक से पूरा का पूरा याद कर सकते हैं। बाकी आपको आई थिंक समझ तो सारे आ ही गए होंगे। तो हमारा जो ये क्वेश्चन था, इसका हमारा सही आंसर क्या था? इसमें हमसे पूछा था कि 11वें मूल कर्तव्य को जोड़ने से संबंधित कौन सा था? 86वां, जिसे 2002 में आया था। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक बार हम बढ़ते हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा एक शास्त्रीय वादक थे, मतलब कौन से शास्त्रीय वादक थे, क्या बजाते थे बताइए? पंडित शिव कुमार शर्मा क्या बजाते थे? तो ये हमारे थे संतूर वादक, संतूर बजाया करते थे। होता क्या है कि संतूर ना एक भारतीय शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ये लकड़ी के छोटे हथौड़े से बजाते हैं हम इसे। जब जब इसके तारों पर हल्की सी चोट की जाती है तो बहुत ही मधुर और मीठी आवाज़ निकलती है इससे। अगर हम देखें पंडित शिव कुमार शर्मा, ये भारत के बहुत प्रसिद्ध संगीतकार और संतूर वादक थे। इनका जन्म वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन देख लीजिए, इनका जन्म 13 जनवरी 1938 में हुआ था और 10 मई 2022 में इनका निधन हो गया था। इन्हें भारतीय शास्त्रीय संगीत में संतूर को लोकप्रिय बनाने का सबसे बड़ा श्रेय दिया जाता है आज के टाइम पे। पहले क्या है, संतूर इतना फेमस होता नहीं था, लेकिन शिव कुमार शर्मा जी ने इसे पूरी दुनिया में पहचान दिलाई थी। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत में संतूर को जो पहचान दिलाई, और बाद में क्या करा कि जो बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया हैं, उनके साथ मिलकर शिव हरि नाम से भी एक काम किया था। उन्होंने अपना ग्रुप फॉर्म किया था, ये हरिप्रसाद चौरसिया जी के साथ मिलकर शिव हरि के नाम से। और कई मतलब इंडियन मूवीज जो थी उसमें भी गाने गाए हैं। इन्हें ना 1986 में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी मिला होता है। 1986 में 1991 में पद्म सीरीज के लिए चुना गया था और 2001 में इन्हें पद्म विभूषण मिला था। ये सारे भारत के जो भी हैं बड़े इंपॉर्टेंट नागरिक सम्मान होते हैं। संतूर का अगर हम देखें कि संतूर होता कैसा है, तो ये देख सकते हैं, ये है संतूर। ये जो बजा रहे हैं ना, यहाँ पे ये संतूर है। तो ये क्या होता है, एक ट्रेपीजियम के शेप का इंस्ट्रूमेंट होता है, यानी कि समलंब चौकोर की जैसे दिखने वाला एक इंस्ट्रूमेंट होता है। इसमें बहुत सारे तार बने हुए होते हैं और ये छोटी लकड़ी की स्टिक से बजाया जाता है, जो इनके हाथ में ही देखो। और इसकी आवाज़ जो बहुत ही सॉफ्ट और सूदिंग सी होती है, कभी सुनना आप इसे। खासकर जम्मू कश्मीर का जो है ये पारंपरिक वाद्य यंत्र आज के समय में हम मानते हैं इसे, जम्मू कश्मीर से। अच्छा, बाकी हमारे इंस्ट्रूमेंट, तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हमारा संतूर है। अब हम तबला, शहनाई और बांसुरी को एक बार थोड़ा सा अगर देखें तो हमारा तबला ऐसा दिखता है, जो इनके पास बगल में लेके बैठे हैं। एक सेकेंड। अच्छा, तो अगर हम तबला देखें तो तबला हमारा जो उत्तर भारतीय का संगीत का सबसे फेमस परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि ताल वाला वाद्य यंत्र है ये। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट, ताल वाला वाद्य यंत्र, नॉर्थ इंडिया का। इससे ना गाने, डांस और जो शास्त्रीय संगीत होता है, इन सभी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। तबले का मुख्य काम होता है कि संगीत की ताल और लय को बनाए रखना। अगर हम शहनाई देखें, ये होती है हमारी शहनाई। तो शहनाई एक हवा से बजने वाला वाद्य यंत्र है। ये लकड़ी का बना होता है और इसकी आवाज़ बहुत ही मतलब शुभ और मधुर मानी जाती है। इसलिए शादियों में, पूजा या धार्मिक कार्यक्रमों में शहनाई को अक्सर बजाते हैं। अगर हम बांसुरी देखें तो ये बांसुरी इस तरह की हुई है, ये एक विंड इंस्ट्रूमेंट है, हवा का इंस्ट्रूमेंट। इसमें फूंक मारकर हवा के कंपन से आवाज़ निकलती है। जैसे भगवान श्री कृष्ण को अक्सर बांसुरी के साथ दिखाया जाता है। ये बांसुरी इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो ये क्वेश्चन है, इसका हमारा सही आंसर संतूर है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई नो क्लास काफ़ी लंबी हो रही है, लेकिन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, तो आप देखते रहिए। निम्नलिखित में कौन सा शास्त्रीय नृत्य शैली श्रीमंत शंकरदेव, एक वैष्णव संत द्वारा आरंभ किया गया था? बताइए, निम्नलिखित में कौन सा शास्त्रीय नृत्य शैली, क्लासिकल डांस जो है, श्रीमंत शंकरदेव जो कि एक वैष्णव संत थे, इनके द्वारा मतलब स्टार्ट हुआ था? तो इन्होंने स्टार्ट किया था ना सत्रिया को। सत्रिय जो है ये एक क्लासिकल डांस है इंडिया का, जो आसाम से जुड़ा हुआ है। इसे 15वीं से 16वीं शताब्दी में महान संत और समाज सुधारक शंकरदेव जी थे, इन्होंने स्टार्ट किया था। तो शंकरदेव ने ना इसे भावना नाम के धार्मिक नाटक का हिस्सा बनाया था। भावना उनके वहाँ होता है, मतलब इसमें होता क्या एग्जैक्टली कि इसमें संगीत, अभिनय और डांस, इन तीनों का इस्तेमाल होता है। और इन्हें अंकिया नाट भी कहते हैं, यानी एक अंक वाले नाटक जो होते हैं, अंकिया नाट। अब ये डांस ना असम के मठों और सत्तन, यानी कि जो वहाँ के धार्मिक स्थान होते हैं, इनमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के लिए करा जाता है। यानी कि ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता है, बल्कि मतलब जो भक्ति और धर्म है इससे भी जुड़ा हुआ एक नृत्य होता है। अच्छा, अगर हम देखें तो संगीत नाटक अकेडमी ने ना 2000 में, ईयर 2000 में सत्रिय को आधिकारिक रूप से भारत का शास्त्रीय संगीत घोषित किया था। अगर हम शंकरदेव जो हमने देखे जिन्होंने शुरू किया था, तो हम उन्हें असम संस्कृति का जनक भी कहते हैं। उन्होंने वैष्णव धर्म का प्रचार किया था, भक्ति आंदोलन को बढ़ावा दिया था, कीर्तन घोषा जैसी मतलब गीतों का रचना किया था। कीर्तन घोषा नहीं है ये, इसका इन्होंने रचना करी थी। अच्छा, बाकी डांस एक बार अगर हम देखें हमारे क्या, तो हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो तो हमारा है सत्रिय। बाकी अगर हम कुछ और अपने क्लासिकल डांसेस को देखें कि मतलब
जैसे कि जो कथक है हमारा, तो जो हमारा कथक है ना, ये भी एक शास्त्रीय संगीत है, शास्त्रीय नृत्य, सॉरी संगीत कह रहा हूँ। तो इसकी खास पहचान है कि एक तो इसमें तेज तेज घूमते हैं, पैरों की तेज तेज थाप होती है, घुंघरूओं की आवाज़ आती है, चेहरे के भाव होते हैं। अगर हम कुछ फेमस कथक डांसर्स को देखें तो ये सिद्धेंद्र योगी, भाई चंपालाल, चक्रधर सिंह, शंभू महाराज, सितारा देवी, बिरजू महाराज, कुमुदिनी लखिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। अगर हम और देखें, हमारा अगला था मणिपुरी नृत्य। अगर हम समझें तो मणिपुरी नृत्य वो है जो मणिपुर राज्य से जुड़ा हुआ है। इसमें मूवमेंट जो होती हैं बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, ग्रेसफुल सी होती हैं, शांत होती हैं। अक्सर राधा कृष्ण की भक्ति से जुड़ा हुआ होता है ये। अगर हम इसके फेमस आर्टिस्ट समझें तो बिपिन सिंह और नैना, रंजना, सुवर्णा, दर्शना, जो झवेरी सिस्टर हैं, ये सारी झवेरी सिस्टर मतलब जो भी सिस्टर्स हैं ये चारों मतलब बहनें हैं। तो इनका नाम है नैना, रंजना, सुवर्णा, दर्शना। ये भी मणिपुरी डांस बहुत अच्छा करती हैं, जिसको ये आगे लेके जा रही हैं आज के समय में। इंदिरा देवी, गंभिनी देवी, निर्मला मेहता, चारू माथुर, देवयानी चालिया, ये बहुत ही फेमस मणिपुरी डांसर्स हैं। अगर हम उड़ीसी डांस देखें तो उड़ीसा क्या होता है, उड़ीसी नाम से पता चल रहा है, ये जो शास्त्रीय नृत्य है ये उड़ीसा का नृत्य है। ये मंदिरों में स्टार्ट हुआ था। इसमें बॉडी पोजेज होते हैं, मतलब शरीर के पोजेज होते हैं अलग अलग, हाथों की मुद्राएं होती हैं, चेहरे के एक्सप्रेशंस होते हैं। अगर हम कुछ फेमस उड़ीसी डांसर्स देखें तो एक तो केलुचरण महापात्रा, संयुक्ता पाणिग्रही, सोनल मानसिंह, कुमकुम मोहंती, गुरु मायाधर राउत, देबा प्रसाद दास और रघुनाथ दत्ता, ये इसके फेमस मतलब कुछ डांसर्स हैं। तो हमारे जो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो था हमारा सत्रिय, क्योंकि शंकर देव जी ने इसे स्टार्ट किया था। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। अच्छा, आपका इस ईयर 2026 से लेकर 2027 तक सेंसस चलने वाला है, और देखना आपका नया सेंसस जैसे रिलीज होगा तो आपका सेंसस का सिलेबस ही चेंज हो जाएगा। तो उससे पहले अगर आप एग्जाम निकाल लो तो आपने 2011 का सेंसस याद करना है। लेकिन नेक्स्ट ईयर से आपका पूरा सेंसस अपडेट होने वाला है, इसका 2027 तक सेंसस कंप्लीट होकर उसका रिजल्ट आने लग जाएगा। तो अभी हम लेकिन 2011 वाला ही पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास वही अवेलेबल है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो ये हमारा कम है अंडमान और निकोबार में। अच्छा, जनसंख्या घनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी होता क्या है, इसका मतलब होता है कि किसी जगह पर कितने लोग रहते हैं उसके कंपैरिजन में उस जगह का एरिया कितना है। इसे आमतौर पर ना हम प्रति वर्ग किलोमीटर कितने लोग रहते हैं इसमें मेजर करते हैं, प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर किसी शहर में 1 वर्ग किलोमीटर में 1000 लोग रहते हैं तो उस जगह का जनसंख्या घनत्व तो 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। अगर हम देखें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में तो यहाँ एक तो बहुत ज़्यादा जंगल है, कई छोटे छोटे द्वीप बसे हुए हैं, ट्रांसपोर्टेशन यहाँ के लिए बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, मुश्किल है ट्रांसपोर्ट करना ईजिली वहाँ जाना, और रहने योग्य जगह तो बहुत ही कम है। इसलिए वहाँ लोगों की संख्या क्या है, बहुत ही मतलब कम है। इसलिए जो वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी हमारी वो 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की है, और ये भारत का इस वजह से सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश बन जाता है। अच्छा, अगर हम कुछ और केंद्र शासित प्रदेश इसके साथ में देखें उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी, तो अच्छा सबसे ज़्यादा वाले कौन से हैं, तो सबसे ज़्यादा घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश हमारा दिल्ली है। 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, मतलब कि बहुत कम जगह है लेकिन लोग बहुत ज़्यादा रह रहे हैं। उसके बाद हमारा आता है चंडीगढ़, 9252 9,252 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पे जनसंख्या है। उसके बाद हमारा आता है पुडुचेरी जो 2598 यहाँ की प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ के पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो ये हमारा तीसरे नंबर पे आ गया। अच्छा, हम कम घनत्व वाले अगर देखें तो सबसे पहले तो हमारा अंडमान निकोबार आ गया, उससे थोड़ा सा ज़्यादा हमारा जम्मू कश्मीर 56, और फिर यहाँ पे रह गया दादरा नगर हवेली दमन और दीव जो है ये भी एक यूनियन टेरिटरी है, इसका हमारा है 2867। वैसे तो यहाँ पे फैक्ट लिखे हुए हैं आप देख सकते हैं। बाकी अगर हम देखें और थोड़ा सा सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अगर हम कहें तो हमारा बिहार है। पॉपुलेशन यहाँ की बहुत ज़्यादा और एरिया कंपैरेटिवली बहुत ही कम है यहाँ का। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अगर हम देखें तो हमारा अरुणाचल प्रदेश है, क्योंकि एक तो पहाड़ी क्षेत्र है, जंगल भी ज़्यादा है और आबादी इसलिए वहाँ पर अपने आप ही कम हो जाती है। अच्छा, सबसे ज़्यादा घनत्व वाला अगर हम जिला देखें तो वो हमारा दिल्ली में है, उत्तर पूर्वी दिल्ली जितनी भी है। और सबसे कम घनत्व वाला जिला अगर हम देखें तो वो हमारा लाहौल और स्पीति है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, क्योंकि ये वही सेम रीज़न, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, ठंड ज़्यादा रहती है तो लोग कम रहते हैं। बाकी अगर हम देखें हमारा मैप जो देखें यहाँ पे जितना भी ये डार्क पोर्शन है ना, तो ये दिल्ली, हरियाणा,
उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये वो एरिया है जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लोग ज़्यादा, जगह कम है। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो था अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला शहर, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश, शहर नहीं, केंद्र शासित प्रदेश। 46 है वहाँ की जनसंख्या घनत्व। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक और बढ़ते हैं। कौन सा उपकरण है जिसका उपयोग अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिक द्वारा प्रदर्शित ध्रुवणकर्ता या ऑप्टिकल गतिविधि को मापने के लिए किया जाता है? साइंस का क्वेश्चन आके आपका बताइए। तो कौन सा होता है जो अकार्बनिक और कार्बनिक यौगों द्वारा प्रदर्शित ध्रुवण करता है, ऑप्टिकल गतिविधि को नापता है? ध्रुवण है तो ध्रुवण, पोलैरिमीटर। तो जो हमारा ध्रुवमान होता है, ये इसका सही आंसर है। ये होता क्या है कि ऐसा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जिसका उपयोग हम ये देखने के लिए करते हैं कि कोई पदार्थ ध्रुवीकृत प्रकाश में को कितना घुमाता है, यानी कि पोलराइज्ड लाइट जो होती है उसे कितना घुमाता है। सिंपल भाषा में कि कुछ पदार्थ में ऐसी खासियत होती है ना, जब उन पर किसी खास प्रकार के हम लाइट को डालते हैं तो वो उसे लाइट की डायरेक्शन को ही थोड़ा घुमा देती है, और इस घूमने के एंगल को मापने वाला जो यंत्र होता है ये हमारा पोलैरिमीटर कहलाता है। तो ये जो स्पेशल लाइट है, पोलराइज लाइट, जैसे नॉर्मल लाइट तो हर दिशा में फैलती है, लेकिन जब लाइट को सिर्फ एक दिशा में चलने के लिए हम तैयार करते हैं तो उसी को हम पोलराइज लाइट कहते हैं। यानी कि ये क्या होता है, ये ध्रुवीकृत प्रकाश, ये कहते हैं इसे। अच्छा, इसका यूज़ होता है हमारा केमिस्ट्री में, बायोकेमिस्ट्री में और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में पोलैरिमीटर का। जैसे शहद और फलों के रस में चीनी की मात्रा अगर हमें प्राप्त करनी है तो वहाँ पे एक तो पोलैरिमीटर हमारा काम आता है, क्योंकि जो शुगर होता है वो पोलराइज लाइट को घुमा देता है, तो जितनी ज़्यादा लाइट घूमेगी उतना ही ज़्यादा शुगर कंटेंट प्रेजेंट होगा। कुछ पदार्थ जो होते हैं ना वो पोलराइज लाइट को घुमा सकते हैं, जो ये कैरेक्टरिस्टिक होता है इस चीज़ का, जो जैसे चीनी घुमा पा रहे थे, इसको हम उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं, और ये चीज़ हमारा पोलैरिमीटर जो है मेजर कर पाता है। अगर हम देखें फोटोमीटर जो होता है हमारा, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो पोलैरिमीटर। जो फोटोमीटर होता है, प्रकाश मापी, तो इसका यूज़ हम करते हैं जो लाइट होती है उसकी तीव्रता यानी कि उसकी ब्राइटनेस को मेजर करने के लिए, कितनी तेज़ रोशनी है ये बताता है ये। अगर हम एमीटर देखें तो इसका उपयोग हम लोग करते हैं ना इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए, यानी कि सर्किट में बहने वाली जो धारा होती है, करंट, उसे मेजर करता है ये। अगर हम ये देखें सेंट्रीफ्यूग, केंद्रापसारी, तो ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो बहुत तेज़ी से घूमकर मिश्रण के अलग अलग हिस्सों को अलग करता है। जैसे कोई मिश्रण है तो उसमें हिस्सों को अलग करना, ये चीज़ ये करता है। जैसे कि दूध से क्रीम को अलग करता है, या फिर ब्लड टेस्ट में कंपोनेंट्स को अलग करता है सेंट्रीफ्यूग। तो यहाँ पे हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो ध्रुवमान। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये थोड़ी सी इनके बारे में जानकारी दी हुई है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है वैश्विक एआई शहर सूचकांक 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सिंगापुर सूची में पहले स्थान पर रहा था, उसके बाद, अच्छा पहले हम वैश्विक एआई शहर सूचकांक 2025 देख लेते हैं, उसके बाद हम अपने आप ही देख लेंगे कि इसमें से कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। तो जो वैश्विक एआई शहर सूचकांक 2025 है, ये एक ऐसी रैंकिंग है जिसमें दुनिया के शहरों को इस आधार पर रैंक करते हैं कि कौन सा शहर एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कितना आगे है, कहाँ पे एआई रिसर्च ज़्यादा चल रही है, कहाँ टेक्नोलॉजी और इनोवेशन तेज़ी से बढ़ रहा है। इस रैंकिंग को जो होता है हमारा काउंटर पॉइंट रिसर्च ये प्रकाशित करता है, ये कंपनी इसको निकालती है। तो अगर हम देखें तो इसकी टॉप सिटीज़ अगर हम देखें तो पहले पोजीशन पे थी इस बार थी सिंगापुर, दूसरी पोजीशन पे थी साउथ कोरिया का सियोल जो एक वहाँ जगह है, और तीसरे स्थान पे थी बीजिंग जो चाइना में है। तो जो सैन फ्रांसिस्को हमारा पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है, ये सैन फ्रांसिस्को जो है हमारा, ये 5वीं पोजीशन पे था सैन फ्रांसिस्को। और अब हमारा ऑप्शन जो अगर हम देखें तो ये कह रहा है कि सिंगापुर सूची में पहले स्थान पर रहा था, और उसके बाद सैन फ्रांसिस्को और ताइपे था ना, इसके बाद नहीं था, ये तो 5वें नंबर पे था, दूसरे नंबर पे तो सियोल था। तो हमारा ऑप्शन है इसका गलत है। अच्छा, बेंगलुरु विश्व स्तर पर 26। अच्छा, अब अगर हम इंडिया के भी कुछ पोजीशन देखें तो जो बेंगलोर है वो भी एआई के क्षेत्र में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और बेंगलोर जो है हमारा वो 26 पोजीशन पे था इसमें। तो ये हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो एकदम सही है। और अगर हम थर्ड पॉइंट देखें तो प्रौद्योगिकी बाजार अनुसंधान फर्म काउंटर पॉइंट रिसर्च इसे प्रकाशित, हाँ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो काउंटर पॉइंट रिसर्च है यही इस रिपोर्ट को रिलीज़ करता है। अगर बेंगलोर के बारे में थोड़ा सा देखें कि बेंगलोर आखिर 26वें पोजीशन पे है, ऐसा क्यों है इंडिया की तरफ से? क्योंकि एक तो यहाँ बहुत सारी आईटी कंपनीज है, स्टार्टअप बहुत ही मतलब तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं यहाँ पे, रिसर्च और डेवलपमेंट भी यहाँ पे हो रहा है, और डेटा सेंटर और टेक कंपनीज हद से ज़्यादा मतलब इस पर प्रेजेंट है वहाँ पे। तो भारत का जो एआई केंद्र है बेंगलुरु इस वक्त वो बना हुआ बैठा है। तो अगर हम देखें तो हमारा पहला ऑप्शन जो है वो गलत है, और दूसरा और तीसरा जो है वो सही है।
और हमारे क्वेश्चन में पूछा है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है, तो इसका ऑप्शन होगा हमारा केवल वन। जो पहला हमारा ऑप्शन है सिर्फ वही गलत है, बाकी सब सही है, बाकी सेकंड और थर्ड सही है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ये। अच्छा, अगर हम देखें कि जो मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता, जो ये हमारे राज्य हैं, शहर जो हैं, ये भी एआई टेक्नोलॉजी को अपनाने में लगे हुए हैं। जैसे कि ट्रैफिक मैनेजमेंट के मामले में, पब्लिक सेफ्टी के मामले में, स्मार्ट सिटी सिस्टम बनाने में एआई का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। यहीं पे एक हमारा टर्म निकल के आता है एआई एडॉप्शन का। एक सेकंड में आपको बताता हूँ। जो हमारा एआई अपनाना, हाँ, तो जो एआई एडॉप्शन है इसका मतलब होता है किसी टेक्नोलॉजी, कंपनी या सिटी, इनमें एआई का इस्तेमाल करना है। जैसे हॉस्पिटल्स में, स्कूल में, ट्रैफिक सिग्नल में, मोबाइल ऐप में, ये सब चीज़ों में। तो यहाँ पे हाँ, जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो सारी कवर हो गई। काफ़ी लंबा क्वेश्चन था। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और बढ़ते हैं। संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और उनकी परिषद की सलाह को भारत के राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बनाता है? बताइए। संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और उनकी जो परिषद होती है उसकी परिषद की सलाह को भारत के राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बनाता है? कि यानी कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनको इनकी सलाह माननी ही माननी है। ये हमारा लिखा हुआ है अनुच्छेद 74 में, 74 में। ये कहता है ना कि राष्ट्रपति की मदद और सलाह के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद होगी, जिसे हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं इंग्लिश में। राष्ट्रपति अकेले फैसले नहीं लेते हैं, लेकिन बल्कि जो प्रधानमंत्री होता है मंत्रियों की सलाह पर काम करते हैं। अगर हम मंत्रिपरिषद समझें तो प्रधानमंत्री और बाकी मंत्री मिलकर जो ग्रुप बनाते हैं उसी को मंत्रिपरिषद कहते हैं। ये लोग सरकार चलाते हैं, नीतियाँ बनाते हैं और देश के महत्वपूर्ण फैसले लेते हैं। भारत में राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जिसे हम कहते हैं, लेकिन असली कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती है। इसलिए राष्ट्रपति आमतौर पर मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक होता है टर्म इनके लिए, सामूहिक उत्तरदायित्व, यानी कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई होप यहाँ पे वो दिया होगा, आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि सामूहिक उत्तरदायित्व। अच्छा, पूरी मंत्रिपरिषद जो होती है वो अपने फैसलों के लिए मिलकर जिम्मेदार होती है। यहाँ पे ये है सामूहिक उत्तरदायित्व। जो भी पूरी मंत्रिपरिषद होती है ना वो अपने फैसलों के लिए मिलकर जिम्मेदार होती है। अगर सरकार का कोई फैसला गलत साबित हो गया तो उसकी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ एक मंत्री पे नहीं आती, बल्कि पूरी सरकार की वो गलती मानी जाती है। भारत में जो संसदीय प्रशासन मतलब संसदीय शासन प्रणाली है, पार्लियामेंट्री सिस्टम जिसे हम कहते हैं, ये चलता है। इसमें सरकार संसद के प्रति जवाबदेही होती है हर बार। मतलब प्रधानमंत्री और मंत्री जो होते हैं वो संसद को जवाब देते हैं, और इसी चीज़ को अनुच्छेद 74 जो हमारा है ये मतलब इस व्यवस्था को मजबूत बनाता है। इस बारे में लिखवा के इसी व्यवस्था को ये इसमें लिखा गया और मजबूत बनाता है, मतलब इस चीज़ को। अगर हम बाकी का अपने आर्टिकल्स देखें तो जो हमारा 61 है ना, राष्ट्रपति के महाभियोग से जुड़ा हुआ है, इम्पीचमेंट जो होता है उनका। अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करेंगे तो उन्हें हटाने की प्रक्रिया इसी अनुच्छेद में बताइए। अगर हम 68 को समझें तो ये राष्ट्रपति के चुनाव से रिलेटेड है और पद खाली होने की स्थिति से जुड़ा हुआ है। मतलब कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा तो नया चुनाव कैसे होगा, इसमें ये बता रखा है। अगर हम 72 देखें तो ये क्षमा से रिलेटेड है, पार्डन जिसे हम कहते हैं, यानी कि क्षमा देने की शक्ति। मतलब कि राष्ट्रपति किसी भी अपराधी को ना सज़ा कम कर सकते हैं, उसकी माफ़ कर सकते हैं या सज़ा को बदल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो इम्पोर्टेंट सही आंसर है वो हमारा अनुच्छेद 74 है। बाकी अगर हम देखें तो भारत का संविधान जो था ये हमारा 26 नवंबर 1949 में अपनाया गया था, बन के तैयार हुआ था। लागू हुआ था जनवरी 1950 में, 26 जनवरी 1950 में। और इसी दिन हम भारत को गणतंत्र बनाता कहते हैं, रिपब्लिक। आई होप आप लोगों को सारी बातें समझ में आई होंगी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर है वो 74 है, अनुच्छेद 74, क्योंकि इसी में अनुच्छेद प्रधानमंत्री उनकी मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति को माननी होती है, बाध्यकारी बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व कैंसर दिवस 2025-27 का विषय क्या है, बताइए। इसका मेन थीम क्या है? इसका मेन थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक। यूनाइटेड बाय यूनिक जिसे हम हिंदी में कहते हैं अद्वितीय द्वारा संयुक्त। तो जो ऑप्शन बी है ये इसका सही आंसर है। जो हमारा विश्व कैंसर दिवस होता है ना, ये 4 फेब को मनाते हैं हम लोग, 4 फरवरी को हर साल। इसका मकसद है कि लोगों को कैंसर के बारे में जागरूक करना, जिसकी जल्दी पहचान हो सके, बचाव कर सकें, इलाज के लिए लोगों को मोटिवेट करना। अब जो 2025 में विश्व कैंसर दिवस जो था ये इसलिए खास है क्योंकि कैंसर के खिलाफ बने जो पेरिस चार्टर बना था उसको पूरे 25 साल हो गए थे इस टाइम पे। यहाँ पे देखिए ये पेरिस चार्टर बना था, इसको पूरे 25 साल हो गए हैं। ये साल 2000 में पेरिस शहर में दुनिया के कई देशों ने कैंसर से लड़ने के लिए एक समझौता तय किया था पेरिस में। इसे पेरिस चार्टर अगेंस्ट कैंसर इस नाम से हम जानते हैं।
इसका मेन उद्देश्य था कि कैंसर के खिलाफ पूरी दुनिया मतलब एक साथ आए, रिसर्च को बढ़ावा दिया जाए, इलाज को बेहतर बनाया जाए और लोगों को सही तरह से इसका इलाज पहुंचाया जाए। अच्छा, तो अगर हम देखें UICC, यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है, अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ, यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी दुनिया में ना कैंसर के खिलाफ कैंपेन चलाते हैं। यही संस्था जो होती है, यही संस्था ना हमारी विश्व कैंसर दिवस को ऑर्गेनाइज करती है। अगर हम अपने पुराने थीम्स देखें एक बार 2019-21 के, तो ये थे आई एम एंड आई विल, मैं हूँ और मैं रहूँगा। और अगर 2022-24 का देखें तो वो था देखभाल की खाई को पाटना, यानी कि क्लोज द केयर गैप, मतलब कि हर इंसान को बराबर इलाज मिले और पूरी केयर मिलनी चाहिए। तो इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट प्रीवियस फैक्ट्स थे हमारे, वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। बाकी हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो था आदित्य द्वारा संयुक्त, यूनाइटेड बाय यूनिक। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ का पढ़ते हैं। ये मिलाइए सूची 1 से सूची 2 में जो भी चीज़ें उसको मिलाइए। ये हमारा पॉलिटिक्स का क्वेश्चन है, बताइए। तो जो भारत की संचित निधि होती है, हमारा जो ए है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत का संचित निधि, ये हमारा बताया गया है अनुच्छेद 266 में, आर्टिकल 266 में इसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ से जो हमारा पहला ऑप्शन है और ऑप्शन नंबर सी है, ये तो गलत हो गया। ये है क्या? तो भारत की संचित निधि से जुड़ा हुआ है हमारा आर्टिकल 266। इसका मतलब अगर हम समझें तो सरकार जो भी पैसा कमाती है, जैसे टैक्स, कस्टम ड्यूटी, GST या फिर उधार लिया हुआ पैसा, वो सब इसी फंड में हमारा जमा होता है, जिसे हम कंसोलिडेटेड फंड कहते हैं। फिर सरकार कर्मचारियों की सैलरी जो होती है, सड़क, सेना, शिक्षा, ये योजनाएं, इन पर खर्चा करने के लिए इसी फंड से पैसे निकालती है। यानी हम इसे जो सरकार का मुख्य बैंक अकाउंट है ना, ये समझ सकते हैं। अगर हम वित्त आयोग समझें, फाइनेंस कमीशन, तो इसके बारे में हमारा आर्टिकल 280 में दिया हुआ है। तो अगर हम देखें तो हमारे से हमारा ऑप्शन बी भी गलत हो गया, और हमारा जो ऑप्शन डी है ये इसका एकदम सही आंसर है। जो वित्त आयोग है ये अनुच्छेद 280 में है। वित्त आयोग का काम होता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच पैसों और टैक्स का बंटवारा कैसे हो, इसकी सलाह देना। एग्जाम्पल के लिए अगर हम समझे तो अगर केंद्र सरकार टैक्स वसूलती है तो राज्यों को कितना हिस्सा मिलेगा, यही वित्त आयोग तय करने में हेल्प करता है। अगर हम फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपातकाल समझे तो ये हमारा अनुच्छेद 360 में दिया हुआ है। अगर देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाती है तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। ये पावर राष्ट्रपति के पास होती है। इस स्थिति में सरकारी खर्चों पर एक तो कंट्रोल आ जाता है, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी भी कम करी जा सकती है और राज्यों के खर्चों पर नियंत्रण भी लग जाता है। अब तक भारत में आज तक कभी भी वित्तीय आपातकाल वैसे लागू हुआ नहीं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनका हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 148। ये इनका काम होता है कि सरकार पैसा सही जगह खर्च कर रही है नहीं कर रही है ये देखना, और कहीं भ्रष्टाचार या गलत खर्चा तो नहीं हो रहा है। सीधी भाषा में ना CAG सरकार का हिसाब किताब चेक करने वाला अधिकारी होता है। हमारा जो भारत की संचित निधि है यह हमारा इससे जुड़ा है, उसका अनुच्छेद है 266। वित्त आयोग हमारा 280 है। वित्तीय आपातकाल जो हमारा है वो 360 है, और जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है वो हमारा अनुच्छेद 148 में है। तो इससे मिलता जुलता हमारा जो एक ऑप्शन सही बन रहा था वो था हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक और बढ़ते हैं। मधुमेह जो कि एक बहुत ही सामान्य विकार है, संबंधित होता है, किससे संबंधित होता है? मधुमेह यानी डायबिटीज़, बताइए कहाँ पे होता है? तो ये हमारा जुड़ा हुआ होता है ना, ये हमारा पैंक्रियास से जुड़ा होता है, अग्राशय से जिसे हिंदी में कहते हैं। अच्छा, डायबिटीज़ ने एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें ब्लड शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये बीमारी मेनली ना ये पैंक्रियास से जुड़ी होती है, अग्राशय से। अग्राशय हमारे शरीर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये पेट के पीछे साइड में होता है और एक खास हार्मोन बनाता है जिसे हम कहते हैं इंसुलिन। यही बनाता है इंसुलिन, अग्राशय। इंसुलिन का काम होता है कि शरीर में शुगर लेवल को कंट्रोल करना। जब हम खाना खाते हैं तो शरीर में ग्लूकोज बढ़ जाता है, शक्कर जिसे कहते हैं। इंसुलिन उस शुगर को सेल्स तक पहुंचाने में मदद करता है ताकि शरीर को जो एनर्जी मिल सकती है। अच्छा, जो डायबिटीज़ होता है वो 2 टाइप का होता है, टाइप 1 और टाइप 2। तो ये इसमें क्या होता है कि अग्राशय पर्याप्त इंसुलिन बना नहीं पाता है इस टाइप 1 में, यानी कि शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है। और जो दूसरा होता है इसमें होता है कि शरीर इंसुलिन का सही तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है वो। और मेनली सबसे कॉमन डायबिटीज टाइप 2 वाला ही है हमारा। अगर हम देखें कि जो अग्राशय होता है इसमें कौन कौन सी कोशिकाएं इंसुलिन को बनाती हैं, तो इसमें एक लैंगर हैंस द्वीप जिसे आइसलेट ऑफ लैंगर कहते हैं, यहाँ पर कहीं जगह है बताने की। लैंगर हैंस द्वीप,
आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। ये अग्राशय में होते हैं, इनमें बीटा सेल्स होते हैं, बीटा कोशिकाएं, ये हमारी इनको बनाती हैं इंसुलिन को। बाकी अगर हम अपने बाकी ऑप्शन देखें, जो पित्ताशय है, गॉल ब्लैडर जिसे इंग्लिश में कहते हैं, तो ये पित्त को स्टोर करता है, बाइल को, और डाइजेशन में हेल्प करता है। मतलब कि इसका डायबिटीज से तो कोई रिलेशन नहीं। अगर यकृत देखें, लीवर, तो लीवर ग्लूकोज को स्टोर करता है और रिलीज करता है, लेकिन डायबिटीज़ भी इससे नहीं जुड़ा हुआ है। अगर हम वृक्क देखें, किडनी, तो किडनी डायबिटीज़ की वजह से खराब तो हो सकती है, लेकिन डायबिटीज़ किडनी में पैदा नहीं होता है, जो वृक्क होता है हमारा। तो फिर हमारा जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है अग्राशय, पैंक्रियास। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक बार बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस खेल का सही मिलान कीजिए। अच्छा, कौन सा टूर्नामेंट किससे जुड़ा हुआ है? तो एक है कॉनकैफ गोल्ड कप जो निशानेबाजी से जुड़ा है, कूच बिहार ट्रॉफी जो हॉकी से जुड़ी है। और मैं आपको बताऊं तो ये दोनों ही गलत है एक्चुअली। अगर हम एक एक करके समझें तो जो कॉनकैफ गोल्ड कप है हमारा, इसे कॉनकैफ ये इस नाम की फुटबॉल ऑर्गेनाइजेशन कराती है। तो इससे आपको पता लगेगा कि फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। इसमें होता क्या है कि नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका और कैरिबियन देश जो होते हैं उनकी जो नेशनल फुटबॉल टीम्स होती हैं वो खेलती हैं, यूएसए, मैक्सिको और कनाडा की। और जो ये गोल्ड कप है ये पुरुष की, मतलब ये मेनली जो मेल होते हैं, पुरुषों की राष्ट्रीय फुटबॉल टीमों के लिए बड़ी प्रतियोगिता होती है वहाँ की। ये हर 2 साल में एक बार आयोजित की जाती है और इससे उस क्षेत्र की ना चैंपियन टीम मतलब डिसाइड करी जाती है कौन बनेगा। तो और जो कूच बिहार ट्रॉफी अगर हम देखें तो ये भारत का अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट है। ये भी क्रिकेट से जुड़ा हुआ है, ना कि हॉकी से। इसमें 19 साल से कम उम्र के खिलाड़ी खेलते हैं। इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी 1945 से 46 में हुई थी, तब से हर साल ही मतलब आयोजित करा जा रहा है। अच्छा, इसका नाम हम कूच बिहार ट्रॉफी क्यों कहते हैं? क्योंकि जो कूच बिहार के महाराजा थे बिहार में, उसके परिवार ने ये दान में दिया था, इसलिए इस ट्रॉफी का नाम हम कूच बिहार ट्रॉफी कहते हैं। बाकी हमारे तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है। अगर हम देखें निशानेबाजी के बारे में अगर थोड़ा समझे तो निशानेबाजी के बारे में थोड़ा सा समझे तो कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल शूटिंग चैंपियनशिप, ये भारत की एक बड़ी निशानेबाजी प्रतियोगिता है। इसकी शुरुआत 2010 में हुई थी। और अगर हम हॉकी के बारे में अगर थोड़ा सा देखें तो हॉकी से रिलेटेड हमारा एक बीटन कप, जो भारत का सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट है, जिसकी शुरुआत 1895 में हुई थी। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। निम्नलिखित में से किस राज्य में सिंधु सभ्यता का शहर लोथल है? जो लोथल हमारा है ये कहाँ है? कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता, मतलब सिंधु सभ्यता से जुड़ा हुआ है ये, कौन से राज्य से? तो जो हमारा लोथल है ना, तो सिंधु घाटी सभ्यता बहुत एक इम्पोर्टेंट शहर था हमारा हिस्ट्री का। और जो हमारा लोथल है ये गुजरात में है। अच्छा, लोथल इतना फेमस क्यों है? क्योंकि एक तो ये सबसे दक्षिणी महत्वपूर्ण शहरों में से एक है। खासकर यहाँ पे व्यापार, जहाज का निर्माण और नगर योजना, ये सब चीज़ों के लिए फेमस था। लोथल में दुनिया का सबसे पुराना बंदरगाह भी है एक, जो मतलब डॉकयार्ड जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। तो जहाँ पे जहाज आते जाते थे और समुद्री व्यापार होता था। इससे हमें पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के लोग व्यापार में बहुत आगे थे उस समय पे। लोथल की जो खोज थी ये आर्कियोलॉजिस्ट यानी जो पुरातत्वविद SR राव थे, इनके द्वारा की गई थी। इन्होंने 1954 से 63 के बीच में लोथल की खुदाई करवाई थी और उन्होंने कई सारे हड़प्पा स्थलों की भी और बाकी की भी खोज की थी। जो ये लोथल है ये साबरमती नदी और उसकी सहायक भोगावो नदी जो है उसके बीच सौराष्ट्र क्षेत्र में है। लोथल के लोग ना उस समय के बहुत एडवांस थे। मतलब उनका नगर योजना सिस्टम जो था, वहाँ की कला जो थी, वास्तुकला, विज्ञान, मिट्टी के बर्तन बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। बाकी लोथल के बारे में अगर और देखें तो एक तो वहाँ युगल समाधि, यानी कि 2 लोगों को एक साथ दफनाने के प्रमाण मिले थे। चावल की भूसी, इससे पता चलता है कि लोग वहाँ की खेती करते थे। ये महत्वपूर्ण चीज़ें वहाँ मिली थी हमें। घोड़े के टेराकोटा मूर्ति, यानी कि ये मिट्टी जो थी वो मूर्ति से बनी हुई थी, मतलब मूर्ति जो थी मिट्टी से बनी हुई मिलती थी वहाँ की। जहाज बनाने का स्थान, यहाँ पे डॉकयार्ड मिला था जो समुद्री व्यापार दिखाता था, जो अभी मैं आपको बता चुका हूँ। और जहाज का टेराकोटा मॉडल, यानी कि इससे पता चलता है कि लोग जहाज़ों की जानकारी रखते थे क्योंकि उनका उसके मॉडल्स पड़े हुए थे। बाकी अगर हम कुछ और सिंधु घाटी सभ्यताएं देखें, मतलब स्थल देखें इंपॉर्टेंट, जैसे कि कालीबंगा जो राजस्थान में है, यहाँ से मिले थे जुते हुए खेत, लकड़ी के हल्के निशान, अग्नि वेदियाँ जो थी। सूरकोतला अगर हम देखें तो ये भी गुजरात में था, यहाँ मिले थे घोड़े की हड्डियाँ, मनकों की दुकानें और बर्तन। अगर मोहनजोदाड़ो देखें जो आज के समय पाकिस्तान में है, ये सबसे प्रसिद्ध स्थल है उस समय का। यहाँ मिला था विशाल स्नान, ग्रेट बाथ है जिसे हम कहते हैं, सभा भवन, दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति और पशुपति मोहर। धोलावीरा ये भी गुजरात में है। ये फेमस था जल प्रबंधन प्रणाली के लिए। यह शहर 3 भागों में बटा हुआ था धोलावीरा। तो ये हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप इसको एक बार दोबारा अच्छे से देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बहुत सारे हमने इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर करे सिंधु सभ्यता के बारे में।
तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है गुजरात। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक बार चलते हैं। डोलू कुनीता नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? बताइए, डोलू कुनीता नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? केरल, तेलंगाना, असम या कर्नाटक? तो जो हमारा ढोलू कुनीता है ये कर्नाटक राज्य का एक बहुत ही फेमस फोक डांस है। अब ढोलू कुनीता में ढोलू का मतलब होता है ढोल और कुनीता का मतलब होता है नृत्य यानी कि डांस, यानी कि ढोल की थाप पर किया जाने वाला डांस। इस डांस में ना लोग बड़े बड़े ढोल बजाते हैं, तेज आवाज़ में संगीत चलता है, ग्रुप में डांस करते हैं लोग। डांस करते समय सभी लोग एक साथ तालमेल में मूव करते हैं, इसी वजह से डांस देखने में बहुत एनर्जेटिक लगता है। कभी देखना आप यूट्यूब पे डाल के। अच्छा, ये जो डांस है ये इसमें मेनली ना इसे कुरुबा जाति के लोग करते हैं। कुरुबा जाति के, वो भी मेल लोग जो पुरुष होते हैं। कुरुबा समुदाय पारंपरिक रूप से ही चारवाहों का समुदाय माना जाता है। अगर हम देखें तो ढोलू कुनीता ये श्री बीरालिंगेश्वर की पूजा से भी जुड़ा हुआ है। अगर इसके धार्मिक इंपॉर्टेंस समझे, उन्हें भगवान शिव का रूप मानते थे। इसमें आमतौर पर 10 से 12 ढोल वादक होते हैं जो एक साथ ढोल बजाते हैं और तेज ढोल की आवाज़ और सिंक्रोनाइज मूवमेंट इसकी बहुत मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पहचान है। बाकी अगर हम कर्नाटक के कुछ और मतलब वो देखें इंपॉर्टेंट डांस जितने भी हैं, कृष्ण पारिजात, भूत आराधना, नाग मंडला, करगा, गौराड़ी गोम्बे, जुडू हालेंगी, कंसाले नृत्य, ये सब यहाँ के बहुत ही फेमस डांस हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हमारा है कर्नाटक। बाकी हम थोड़ा सा केरल, तेलंगाना और असम के डांसों को अगर समझे तो केरल का फेमस डांस है कथकली, मोहिनीअट्टम, कोलाकल्ली। तेलंगाना क्या है? गुसाड़ी, लंबाड़ी। असम का तो हमें पता है, हमने पढ़ते हुए आए थे सत्रिय। तो अच्छा, यहाँ पर तमिलनाडु का भी बताया हुआ है, भरतनाट्यम, चक्कैयट्टम या फिर देवरत्तम, ये भी यहाँ के इंपॉर्टेंट डांस है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है? जोजिला, बनिहाल, लापचाला या खारदुंगला? कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है? तो हिमाचल प्रदेश में हमारा है लापचाला। एक बार आप ये समझे कि जो ये ला होता है इसका मतलब क्या होता है। ला का मतलब होता है पहाड़ी दर्रा, माउंटेन पास, यानी कि पहाड़ों के बीच से गुजरने वाला रास्ता। तो जो लापचाला है ये हिमाचल प्रदेश की जांस्कर रेंज में एक बहुत ही फेमस पहाड़ी दर्रा है और इसलिए हम इसको लापचाला कह देते हैं। बाकी जो जोजिला है ये जम्मू कश्मीर में है। ये कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ने में इंपॉर्टेंट काम करता है। अगर हम बनिहाल देखें तो ये भी जम्मू कश्मीर में है और ये जम्मू और श्रीनगर के बीच का इंपॉर्टेंट रूट है। अगर हम खारदुंग देखें तो ये लद्दाख में स्थित सबसे ऊंचा दर्रा है। इसे दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल रूट्स में भी गिना जाता है, यानी कि जहाँ तक गाड़ियाँ पहुँच रही हैं। अगर हम समझें जो हमारे पहाड़ी दर्रे होते हैं ये होते क्या हैं, तो पहाड़ों के बीच में बना ऐसा रास्ता ना जिससे लोग और वाहन एक जगह से दूसरी जगह तक जा सके, उसी को हम पहाड़ी दर्रे कहते हैं। ये नेचुरली बने होते हैं प्राकृतिक रूप से, या बर्फ़, नदी, हवा इनके कटाव से बनते हैं। ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एक तो ये ट्रैवलिंग आसान बनाते हैं और व्यापार में इजी हेल्प करते हैं। सेना जो होती है हमारी आर्मी, उसकी आवाजाही के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अलग अलग मतलब लोकेशंस को जोड़ते हैं। तो बाकी हमारा यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का दर्रा पूछा है तो वो हमारा लापचाला है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि एक इमल्सन में होते हैं, क्या होते हैं? एक तरल और एक ठोस, एक तरल और एक गैस, दो तरल पदार्थ या दो ठोस पदार्थ। एक इमल्सन में क्या होता है बताइए? केमिस्ट्री का क्वेश्चन है आपका। एक इमल्सन में हमारे दो तरल पदार्थ होते हैं। इमल्सन जो होता है वो हमारा होता क्या है? एक ऐसा मिश्रण होता है ना जिसमें दो तरल पदार्थ होते हैं और दोनों तरल पूरी तरह घुलते भी नहीं है। एग्जाम्पल के जैसे तेल और पानी, अगर इन्हें हम मिलाएंगे तो शुरुआत में तो मिलते हुए दिखेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद ये अलग हो जाते हैं। एक तरल दूसरे में छोटी छोटी बूंदों के रूप में फैल जाता है और इसी को हम इमल्सन कहते हैं। इसमें जो एक तरल दूसरे तरल में बहुत छोटी छोटी बूंदों में फैला रहता है ना, तो इस चीज़ को हम इंग्लिश में डिस्पर्सन कहते हैं कि वो डिस्पर्स हो गया उसमें। एग्जाम्पल के जैसे दूध है, दूध भी एक इमल्सन है हमारा। उसमें जो वसा होता है, फैट, वो पानी में छोटी छोटी बूंदों के रूप में फैला रहता है। अगर हम मक्खन समझें तो वो भी एक इमल्सन है, उसमें पानी की बूंदें वसा में फैले रहती हैं। अच्छा, हम इमल्सन जो होता है इसको स्टेबल यानी स्थिर कैसे रखें? कभी कभी जो दो तरल होते हैं वो जल्दी से अलग हो जाते हैं, लेकिन हमें उन्हें स्टेबल रखना होता है, तो उसके लिए इमल्सीफाइंग एजेंट जो होता है वो डाले जाते हैं। ये पदार्थ वो चीज़ें होती हैं जो दोनों तरह को अलग होने से रोकती हैं। यहाँ पे एक टर्म आता है हमारा इमल्सिफिकेशन, जिसे हम कहते हैं पायसीकरण। ये पायसीकरण, तो अगर हम पायसीकरण समझें तो दो तरह को मिलाकर इमल्सन बनाने की प्रक्रिया जो होती है उसको हम पायसीकरण कहते हैं। अब इसका एक सिद्धांत होता है कि
पृष्ठीय तनाव सिद्धांत। तो ये सिद्धांत बताता है कि दो तरलों की सतह पर बल काम करता है जिससे ये बूंदें बन पाती हैं। इसको हम पृष्ठीय तनाव सिद्धांत कहते हैं। एक होता है प्रतिकर्षण सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार ना बूंदें एक दूसरे को दूर धकेलती हैं जिससे वो अलग अलग बनी रहती हैं, जल्दी मिलती नहीं है। यहाँ पे हम डिस्कस कर लिया इसके पाइसीकरण के सिद्धांत, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब अपना हम देखें, तो इसका हमारा सही आंसर है दो तरल पदार्थ। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा लेक्चर थोड़ी देर में खत्म होने वाला है, काफ़ी लंबा हो गया है। ओलंपिक के छल्ले पहली बार सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किए गए थे। कब प्रस्तुत किए गए थे ओलंपिक के छल्ले? 1937, 33, 17 या 1913? तो जो ओलंपिक के हमारे रिंग्स होते हैं ना, ये 5 रिंग्स देखिए इस तरह के दिखते हैं। तो ओलंपिक के सिंबल रिंग्स होते हैं 5 रिंग्स। ये पूरी दुनिया में एकता और खेल भावना का प्रतीक माने जाते हैं। पहली बार इन्हें हमें 1913 में दिखाया था। 1913 में ये ओलंपिक पब्लिक के सामने प्रेजेंट करे थे। और इसमें जो ये ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन और रेड कलर हैं, ये छल्ले देश की दुनिया के 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। जो हमारा ब्लू होता है ये यूरोप को दर्शाता है, ये एशिया को दर्शाता है जिसमें हम रहते हैं, ये अफ्रीका को दर्शाता है, ये ऑस्ट्रेलिया को दर्शाता है और ये अमेरिका को दर्शाता है। अच्छे छल्ले आपस में जुड़े हुए दिखते हैं। ये बताते हैं कि दुनिया के सभी देश खेलों के माध्यम से एक साथ में जुड़े हुए हैं, यानी कि यूनिटी और फ्रेंडशिप, ये चीज़ें बताते हैं। अच्छा, इस ओलंपिक जो रिंग था, ये 5 डिज़ाइन जो थे, इस तरह के जो डिज़ाइन है, ये दिया था पियरे दे कुर्बतिन ने। पियरे दे कुर्बतिन ने ये बनाया था। उन्हें आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक भी हम लोग आज के समय में कहते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है हमने बोला 1913 में ये पहली बार आया था। चलिए अपना सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपना पेनल्टीमेट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो राजकोषीय घाटा क्या होता है बताइए? फिस्कल डेफिसिट कहते हैं जिसे इंग्लिश में। राजकोषीय घाटा बजट व्यय माइनस उधार को छोड़कर बजट प्राप्तियां प्राथमिक घाटा के बराबर, पूंजीगत व्यय माइनस पूंजी प्राप्तियां या राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां। बताइए। तो जो हमारा राजकोषीय घाटा होता है ना, ये हमारा, इसको हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो जब सरकार का कुल खर्चा उसकी कुल कमाई से ज़्यादा हो जाता है तो तब जो कमी बचती है उसी को हम राजकोषीय घाटा कहते हैं, यानी कि फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। यानी कि सरकार जितना पैसा कमा रही है, इनकम सरकार की, उससे ज़्यादा खर्च कर रही है, तब फिस्कल डेफिसिट होता है। मान लो सरकार की कमाई है 100 रुपये, लेकिन सरकार खर्चा कर रही है 130, तो ये जो हमारा निकल के आएगा 30 रुपये का फर्क, यही हमारा राजकोषीय घाटा है। अच्छा, इसमें हम ना उधार को नहीं जोड़ते हैं, लोन को, क्योंकि सरकार क्या होता है कई बार लोन ले लेती है, लेकिन हम फिस्कल डेफिसिट निकालते समय उधार को कमाई में, मतलब इनकम में कभी भी नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि उधार तो बाद में वापस करना पड़ता है। इसलिए जो फॉर्मूला बनता है तो इसमें से हम उधार को माइनस कर देते हैं और जो भी हमारा लोन होता है। तो यहाँ पर हम देखें तो इसका हमारा जो सही आंसर निकल के आएगा कुल बजट व्यय, उसमें से उधार को छोड़कर बजट प्राप्तियाँ जितनी भी हैं, ये हमारा इसका सही आंसर होगा। सरकार की जो कुल प्राप्तियाँ होती हैं, रिसीट, वो 2 तरह की होती हैं। ये देखिए, सरकार की जो कुल प्राप्तियां होती हैं, रिसीट जिन्हें हम कहते हैं, वो 2 तरह की होती हैं। एक होता है कर राजस्व, टैक्स रेवेन्यू, एक होता है गैर कर राजस्व और नॉन टैक्स रेवेन्यू। यानी कि टैक्स से आने वाला पैसा होता है कर राजस्व, इनकम टैक्स, जीएसटी, सीमा शुल्क, कॉर्पोरेट टैक्स, ये सब इसमें आ गए। और गैर राजस्व टैक्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू होते हैं जो यानी कि टैक्स के अलावा आने वाला पैसा जितना भी है, ब्याज से आने वाला, सरकारी कंपनियों का जो वो होता है प्रॉफिट, विदेशी सहायता जो भी होती है, फीस जो भी होती है। और सरकार अगर खर्चा कहाँ करती है हम वो देखें तो सरकार कई जगह खर्चा करती है। स्कूल बनाने में, सड़कें बनाने में, सेना पर खर्च करती है, कर्मचारियों की सैलरी पर खर्च करती है, ब्याज चुकाने में खर्च करती है, योजनाएं चलाते रहती है। इन चीज़ों में सरकार का बहुत खर्चा होता है। अगर हम देखें फिस्कल डेफिसिट जो है हमारा राजस्व, क्या था ये, राजकोषीय घाटा, अगर ये ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा? अगर सरकार बहुत ज़्यादा घाटे में चले जाए ना तो उसे ज़्यादा उधार लेना पड़ेगा, देश पर कर्जा बढ़ जाता है, इससे महंगाई बढ़ सकती है। इसलिए सरकार हमेशा कोशिश करती है कि जो राजकोषीय घाटा है कंट्रोल में ही रहे। तो ये इसका एक डिटेल में फॉर्मूला आप यहाँ पे देख सकते हैं। राजकोषीय घाटा सरकार का कुल व्यय जिसमें पूंजी और राजस्व आ जाए, उसमें से अगर हम सरकार की कुल आय को घटा दें, राजस्व प्राप्तियाँ, ऋणों की वसूली, अन्य प्राप्तियाँ, तो हमारा राजकोषीय घाटा निकल के आता है। और हमारा यहाँ पे इसका जो ये वाला ऑप्शन है ये इसका सही आंसर है। तो चलिए अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। अकबर की सुलह ए कुल नीति मूलतः निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित थी। बताइए किस सिद्धांत पर आधारित थी सुलह ए कुल? सुलह ए कुल किस पर आधारित थी? तो ये अकबर लेकर आए थे। ये थी सार्वभौमिक सहिष्णुता पर। सुलह कुल का मतलब अगर हम समझें तो सबके साथ शांति और बराबरी,
ये इसका मतलब था। जो अकबर थे ये इन्होंने अपनाई थी, मुगल बादशाह थे ये। इनका मेन आइडिया था कि सभी धर्मों के लोगों के साथ बराबरी का मतलब व्यवहार होना चाहिए, किसी के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव ना हो, जो कि आज के समय हम लोग बहुत ज़्यादा हो रहा है हमारे देश में अगर हम देखें। अच्छा, अकबर ने नीति अपनाई थी, लेकिन क्यों? अकबर समझते थे ना कि हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई, भारत में ये कई धर्मों के लोग रहते हैं। अगर सबको साथ लेकर चला जाए तभी राज्य है, जो भी हमारा जो देश है वो मजबूत होगा, लड़ाई झगड़े कम होंगे, लोग खुश रहेंगे। इसलिए उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई थी, जिसे हम ये कहते हैं। साथ ही अकबर के अगर हम काम देखें तो उन्होंने किस तरह से किया था। उन्होंने एक तो जजिया को हटाया था। पहले गैर मुसलमानों को ना जजिया टैक्स देना होता था, जजिया। तो अकबर ने 1564 में इसे ख़त्म कर दिया था। इससे हिंदू और दूसरे धर्मों के लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब उसमें राहत मिली थी। दूसरा, उन्होंने सभी धर्मों को सम्मान दिया था। हिंदू, मुसलमान, जैन, ईसाई सबको बराबर का मतलब वो उसमें सम्मान देते थे। हिंदुओं को कई ऊंचे पदों पर भी उन्होंने बैठाया था। प्रशासन और सेना जो थी उसमें अपने, जैसे राजा टोडरमल, राजा मान सिंह, उन्होंने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया था। मैंने वो पर्सनली विजिट किया है, आप भी देख के आइएगा। यहाँ अलग अलग धर्मों के विद्वान लोग बैठकर चर्चा करते थे और विचार साझा करते थे आपस में। इससे धार्मिक समझ बढ़ती थी। अकबर की सोच थी ना कि धर्म लोगों को जोड़ना चाहिए, लड़ाना नहीं। सभी इंसानों का सम्मान होना चाहिए और सहिष्णुता, जिसे हम इंग्लिश में टॉलरेंस कहते हैं, सहन करना, ये लोगों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अकबर ने बाद में क्या करा था ना, ये अकबर के बारे में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इन्होंने दीन ए इलाही नाम का एक नया धार्मिक विचार भी शुरू किया था। इसमें हिंदू धर्म, इस्लाम, जैन धर्म और ईसाई, इन सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातों को मिलाने की कोशिश करी थी। लेकिन ये धर्म उतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ नहीं था उस समय पे। अगर हम देखें कि सुलह ए कुल नीति जो थी, इससे समाज पे क्या असर पड़ा था, तो एक तो धार्मिक झगड़े कम हो गए थे, लोगों में भाईचारा बढ़ा था, मुगल साम्राज्य उस समय बहुत मजबूत होता अकबर के समय में, और अलग अलग समुदाय के लोगों में एकता जुड़ी थी। तो इस क्वेश्चन का अगर हम देखें तो सुलह कुल जो था ये मूलतः सार्वभौमिक सहिष्णुता की सिद्धांत पर आधारित था। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक की सारी बातें समझ में आई होगी। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो चलिए अब आप इन क्वेश्चन को रिवाइज करिएगा, कुछ समझ में आया तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, और हम अपने नए लेक्चर में किस नए क्वेश्चन सेट के साथ मिलेंगे। तो हम अपने लेक्चर को आज यहीं पे ख़त्म करते हैं।